तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकृति कार्य पुस्तिका। ये कक्षा 5 की प्रकृति की पुस्तक है, कार्य पुस्तिका की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 13 जल है तो कल है। यानी जल के महत्व को बताया गया है कि जल का क्या कार्य होता है, जल का कैसे हम यूज़ करते हैं और जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे उसका संरक्षण करना चाहिए। तो इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं उसी से संबंधित। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आपने गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, पेट्रोल पंप व अन्य सार्वजनिक स्थलों आदि पर पानी पीने की व्यवस्था देखी है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 2, सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले के समय में दिया गया है कि स्वच्छ पानी को घड़ों, जैसा कि इसमें चित्र में पुस्तक में दिखाया गया है, इसको देख लेते हैं। ये चित्र हमारी प्रकृति कार्य पुस्तिका जो हमारी टेक्स्ट बुक आती है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि पानी जो है पहले के समय में पानी को कैसे मतलब व्यवस्था होती थी सार्वजनिक प्लेस पे या बस स्टॉप वगैरह पे पानी कैसे पिलाया जाता था। तो ये देखिए कि घड़े रखे हुए हैं और घड़े में मतलब इसमें ये टोटी लगी हुई है, उसमें पानी डाला जाता है और लोग अपनी प्यास को बुझाते हैं। और इसको क्या नाम दिया गया था, प्याऊ का नाम दिया गया था। और अब ये हमारा हो गया। इसके बाद वही हमने इसमें लिख दिया है कि स्वच्छ पानी को घड़ों या अन्य बर्तनों में ढक कर रखा जाता था। कुछ स्थानों पर पानी की टंकी बनी होती थी, जो सीमेंटेड टंकी, बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी होती हैं। अभी भी कहीं कहीं बस स्टॉप वगैरह पे, जो पुराने बस स्टॉप हैं वहाँ पे बनी होती है, उसमें टोटी लगी होती है। लेकिन अब तो ज़्यादातर वो टंकियाँ टूट गई हैं, उनके स्थान पर वाटर कूलर वगैरह लगाए गए हैं। तो इस तरह से पानी की सीमेंटेड टंकियाँ बनी होती थी और उसमें पानी भरा होता था, तो उसमें टोटी लगी रहती थी। अब वर्तमान समय में क्या व्यवस्था है, आधुनिक समय में जो है वर्तमान समय में वाटर कूलर लगाए गए हैं। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि पानी का उपयोग हम किन किन घरेलू कामों में करते हैं। तो पानी का उपयोग हम घरेलू कार्यों जैसे खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़ा धोने में, पालतू जानवरों को पिलाने व नहलाने में, घरेलू साफ सफाई आदि में करते हैं। और इसके बाद है अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 4 है, नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहां पानी का उपयोग किया जाता है, उनके अलावा और कहां कहां पानी का उपयोग किया जाता है। तो खेती में पानी का उपयोग किया जाता है, सिंचाई वगैरह में। फिर नंबर 2 है कारखाने में भी पानी का उपयोग होता है। सा है अस्पताल में और दा है मैदान में। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पानी का उपयोग होता है वो हमें लिखना है। तो हम देखते हैं कि उपयुक्त के अलावा बिजली के उत्पादन में पानी का काम आता उपयोग होता है। घरेलू कार्यों आदि में पानी का उपयोग होता है। घरेलू कार्यों में सब कुछ हो गया, नहाना धोना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब अगला आता है प्रश्न कि पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है। तो जानवरों के लिए पानी पीने में, नहाने में आदि में उपयोगी है। यानी जानवरों के लिए पानी पीने में, नहाने आदि में उपयोगी है। कहने का मतलब जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, पहली बात तो सभी जानवरों को पानी पीने की बहुत ही ज़रूरत होती है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में भैंस जो होती हैं वो अक्सर तालाब या पोखरों में नहाती हैं, तो उनको नहाने की भी पानी की ज़रूरत होती है, पानी उपयोगी होता है। और इसके अलावा और है कि अगर पानी नहीं होगा तो इनके लिए जो हरा चारा का प्रबंध किया जाता है उसको मतलब उसको जुटाने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पानी जानवरों के लिए उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न आता है जल है तो कल है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में पाई जाने वाली समानताएं और अंतर लिखिए। कुआं और नलकूप। तो कुआं और नलकूप में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। तो समानता में हम देखते हैं कि कुआं और नलकूप दोनों में पानी प्राप्त होता है, यानी दोनों से पानी प्राप्त होता है। अब उन दोनों के पानी में क्या अंतर होता है। तो अंतर है कि कुआं का पानी पीने में और नलकूप का पानी अधिकतर खेतों की सिंचाई करने में किया जाता है।
और फिर आगे आता है कि निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें। तो सतही जल क्या होता है, जो भूमि पर ही रहता है, मतलब भूमि के ऊपर ही पानी रहता है, वो नीचे उसका स्रोता नहीं रहता है, नीचे ज़्यादा गहराई नहीं रहती है। और भूजल स्रोत होते हैं जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है, वो भूजल स्रोत होता है। सतही तौर जो नीचे सतह पर पानी बहता रहता है। अब जैसे आता है हमारा झीलें, ये हमारा सतही है। ग्लेशियर ये भी सतही जल है। कुआं ये हमारा भूजल के स्रोत हैं। अब आता है नदी, नदी भी सतही जल के स्रोत हैं। झरने सतही है। और नलकूप ये हमारा आता है भूजल स्रोत के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें पानी जो है ज़मीन के अंदर से निकलता है। आगे आता है जलाशय, जलाशय भी सतही जल के स्रोत हैं। और इसके बाद आता है समुद्र, समुद्र भी सतही जल के स्रोत हैं। इसके बाद आता है बांध, नहर, ये सब चीज़ें क्या है, सतही जल के स्रोत हैं। आगे दिया गया है, अगला प्रश्न 3 दिया गया है कि प्राकृतिक स्रोत एवं कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। यानी दोनों में अंतर, प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर हमें बताना है। तो प्राकृतिक जल स्रोत प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि कृत्रिम जल स्रोत जो है मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अब जैसे कुआं है, नलकूप है, तो ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक है जैसे नदियां हैं, समुद्र हैं, और तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। अब जैसे अब इसमें दिया गया है कि प्रकृति द्वारा कौन कौन से निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक जल स्रोत में नदी आता है, झरना आता है, झीलें आते हैं, समुद्र आते हैं, आदि हम लिख सकते हैं। और इसमें क्या आता है, जो कृत्रिम जल स्रोत होते हैं, कुआं है, नहर है, नलकूप है व तालाब, इन सब चीज़ों की इन सब चीज़ों का निर्माण जो है मानव स्वयं करता है। अब अगला प्रश्न आता है कि भूजल क्या है। तो भूमि व जमीन के अंदर से प्राप्त जल को भूजल कहते हैं। अगला प्रश्न 2 दिया गया है कि भूमि से बाहर जल को हम किससे निकालते हैं। यानी भूमि से बाहर जल को हम किससे निकालते हैं। कुएं से खींच कर निकालते हैं। नंबर बाद दिया है हैंडपंप से निकालते हैं। नंबर 7 दिया है मोटर से निकालते हैं। सभी की मदद से निकालते हैं। तो हमने देखा कि कुएं से भी हम खींचकर पानी निकालते हैं रस्सी बाल्टी के द्वारा, या जो बहुत समय पूर्व चलता था, खींचा जाता था, सिंचाई होती थी। और ये जो बा में दिया हैंडपंप के द्वारा भी पानी हम खींच कर के निकालते हैं, हैंडपंप चला के, और मोटर के द्वारा भी। तो इस तरह से हम इसमें सभी की मदद से पानी जो है भूमि से बाहर निकालते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है, उस पर सही का निशान लगाइए। अपने उत्तर के पीछे का कारण लिखिए। अब हम इसमें देखते हैं कि पहला दिया है भवनों वाला क्षेत्र। तो भवनों वाले क्षेत्र के जो एक तो वो भवन से ढके हुए होते हैं, और उनकी जो फर्श होते हैं, जो ज़मीन होती है अक्सर पक्की होती है, तो वहाँ पे जो है पानी का जो अंदर ज़मीन के अंदर जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसके बाद आता है वन वाला क्षेत्र। तो वन वाले क्षेत्र में पानी, क्योंकि यहाँ पे जमीन कच्ची ज़मीन होती है, तो यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाता है। इसी तरह आता है ढालदार क्षेत्र। तो यहाँ भी पानी जो है ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। अगला आता है पक्की सड़कें। पक्की सड़कें होने के कारण भी पानी ज़मीन के अंदर नहीं आ पाता है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें अगर पूछा गया है, इसमें कह रहे हैं ज़मीन के अंदर अधिक जाने की संभावना। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें जाएगा पानी ज़मीन के अंदर, फिर इसके बाद ढालदार क्षेत्रों से जाएगा, और फिर इसके बाद भवनों वाले में, इसके बाद आता है पक्की सड़कों में जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि चित्र आ, सा और दा वाले क्षेत्र की ज़मीन पक्की होने से, अब यहाँ ढालदार दिखाया गया है। अब इसमें पक्का भी हो सकता है, या ढालदार में होता क्या है कि पानी बह जाता है और पानी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, और जहाँ पर पानी स्थिर रहेगा वहीं पे पानी जो है ज़मीन के अंदर जाएगा। ढालदार में होता है क्या है, पानी बहता हुआ चला गया, वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। तो पक्की होने से पानी ज़मीन के अंदर जाने की संभावना कम रहती है, जबकि चित्र बा
वाले जमीन की भूमि कच्ची होने के कारण वर्षा का जल अंदर जाने की संभावना अधिक रहती है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हमने इसमें भी पक्की ज़मीन कह दिया है, जबकि इसमें पक्की ज़मीन नहीं है। हम इसमें लिख सकते हैं कि ढालदार क्षेत्र होने के कारण पानी जो है स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए जो है वहाँ पे जो पानी ज़मीन के अंदर बहुत कम जाएगा। अब आगे आता है, जैसे प्रश्न संख्या 4 है कि भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं भूजल की गिरावट में, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी का स्रोत है उसके क्या कारण हो सकते हैं, पानी का स्रोत क्यों घटता जा रहा है, पानी का स्तर जो है नीचे का भूमि का जल जो है भूजल क्यों कम होता जा रहा है या उसका स्तर घटता जा रहा है। तो वर्षा का जल एकत्र ना करने से, मतलब हम क्या करते हैं, वर्षा का जल आजकल एकत्र नहीं किया जाता है। और फिर तालाबों पोखरों जैसे जल के प्राचीन साधनों का रखरखाव ना होने से, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, वो तालाब होते थे, पोखर होते थे, इनमें सब में पानी भरा रहता था और वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता था, तो जो कि भूजल के स्तर में सामंजस्य बना रहता था। और फिर आता है कि सिंचाई व औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करने से, अब मशीनों से अधिक जो है पानी निकाला जाता है। और फिर अगला दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग भी भूजल की गिरावट के कारण बनती है। अब अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है। तो वर्षा कम होने से सिंचाई के लिए पानी ट्यूबवेल यानी नलकूप कह सकते हो उसको, बोरवेल और नहर आदि से मिलता है। यहाँ पे बोरवेल, नहर आदि से मिलता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमें किसी खेत में सिंचाई करना है तो आजकल जो डीजल से चलने वाले पंप हैं, यानी हमको नाम उसका हमें नहीं ठीक से पता है, लेकिन हमने डीजल पंप इसमें लिख दिया है, अक्सर किसानों के पास होता है, उसकी सहायता से लोग पानी खेतों में लगाते हैं, सिंचाई करते हैं। तो डीजल पंप है, उसके साथ एक पाइप होता है और फावड़ा वगैरह लिए रहते हैं आदि इनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो भी साधन अगर आपकी जानकारी में है तो उसको आप इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर अगला आता है प्रश्न संख्या 3 कि क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। नहीं, चावल की फसलों को अधिक मात्रा पानी की आवश्यकता होती है, जबकि बाजरा के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 कि ऐसे तीन फसलों के नाम लिखिए जिनको अधिक पानी की और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो 3 फसलों के हमें नाम लिखने हैं। अब जैसे अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल कौन सी होती है, धान की फसल है, पान की फसल है और केला की फसल है। एक कहावत है, पहले कृषि विज्ञान में था कि धान, पान और केला तीनों पानी की चीरा। कहने का मतलब कि धान, पान और केला में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद आता है कि कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों में चना की फसल है, तिल की फसल है, जौ की फसल है, गेहूँ की फसल है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है, उस पर गलत का निशान लगाएं। अब यहाँ पे जो है ये बच्चा जो है, ये आदमी जो है फव्वारे से, यानी फाउंटेन इसको इंग्लिश में कहते हैं, फव्वारे से गमले की सिंचाई कर रहा है। तो यहाँ तो पानी की बचत हो रही है, पानी की बर्बादी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे दिखाया गया है ये जो है पाइप से सिंचाई कर रहे हैं और मोटा पाइप लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पानी की बर्बादी हो रही है। और इसमें देखा जाए तो ये खुले पाइप से नहा रहे हैं, यहाँ पर भी पानी की बर्बादी हो रही है। यहाँ पर ये नल खुला हुआ है और ये ब्रश कर रहे हैं, इसमें ये पानी खुला हुआ दिखाया गया है। ये नल खुला हुआ है और मंजन करते हुए इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी पानी की बर्बादी हो रही है। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे वाश बेसिन का नल बंद है, यहाँ पर पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। और यहाँ पे शावर से नहाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे कार की धुलाई हो रही है, तो धुलाई तो नहीं ये कर रहे हैं बल्कि हाथ से पोंछ रहे हैं, जैसा कि दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नल खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी पानी की बर्बादी हो रही है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे पानी की बर्बादी हो रही है वहाँ हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि आप
पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं। तो हम जो है पानी को एक तो वाहनों की धुलाई में बर्बाद करते हैं, जानवरों को नहलाने में बर्बाद करते हैं, रसोई घर में सिंक में बहते पानी से बर्तन धोने में। सिंक में अक्सर पानी टोटी खोल दिया जाता है और एक एक बर्तन उसमें धुला जाता है साबुन लगा लगा के, विम बार लगा लगा के, तो उससे पानी का दोहन बहुत होता है, पानी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च होता है। और खुले जल प्रवाह विधि से सिंचाई जो की जाती है उससे भी पानी बर्बाद होता है। फिर आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 3 कि कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें है कि ब्रश करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए। एक तो ब्रश करते समय हमें नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है रसोई घर में बाल्टी या टब में बर्तन धोना चाहिए। अगला है नंबर 3 की पानी की बोतल में बचे हुए पानी को फेंकने की बजाय पौधों में डालना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि बोतल में पानी लेते हैं और थोड़ा सा पानी पीते हैं, इसके बाद जो पानी बचता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो उसको हम बाहर ना फेंकें बल्कि उसको हम पेड़ पौधों में दे दें, तो इससे हमें पानी की बचत होगी और बर्बादी से होने से रुक जाएगी। अब आगे आता है कि जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी उपयोग करना चाहिए। ये भी सही है, मतलब ये हमें करना चाहिए। इससे भी हमारा पानी की जो बर्बादी है वो रोकने में मदद मिलेगी। अब अगला प्रश्न आता है जल है तो कल है, जल का संचय करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए जल संचय आवश्यक है, यानी जल संचय करना आवश्यक है। अब अगला आता है कि जल संचय करने से क्या लाभ है। तो पहला है भूजल का स्तर बना रहता है, ये सही है। इसके बाद है शुद्ध जल प्राप्त होता है, आगे दिया है शुद्ध जल प्राप्त होता है, ये भी सही है। फिर है मृदा अपरदन कम हो जाता है, ये भी सही है। और फिर सूखे की स्थिति में मदद करता है, यानी जब सूखा पड़ता है तो हमें वही पानी जो हम संचय किए रहते हैं वही हमें काम आता है। तो इस तरह से हम इसमें जो है ये उपरोक्त दा वाला ऑप्शन सही लगा सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे आता है कि जल को कैसे संचित किया जा सकता है। तो इसमें है कि तालाब बनाकर हमने जल को कैसे हम संचित कर सकते हैं। तो तालाब बनाकर भी हम जल को संचय कर सकते हैं, सही है। बांधों और चेक बांधों को निर्माण करके, ये भी सही है। इसके बाद है भूमिगत कुएं बनाकर, ये भी सही है। वर्षा जल संचय करके, यानी वर्षा जल को संचय करके हम पानी को संचित कर सकते हैं, जल को संचित कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चारों जो कथन दिए गए हैं सभी जो है जल संचय में हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अगला प्रश्न इसमें आता है, ये चित्र में 2 चित्र दिए गए हैं। पहला प्रश्न संख्या 4 है कि नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं, समझाइए। तो ये 2 चित्र बने हुए हैं। तो इसमें पहले चित्र में दिया गया है कि पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है और बारिश का पानी ये छत पर जो इकट्ठा हो रहा है, ये इसको एक मोटी पाइप की सहायता से ये पानी जो है नीचे एक गड्ढे में नीचे उतारा जा रहा है, नीचे उतार के एक गड्ढे में डाला जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो ये होता क्या है कि गड्ढे में पानी इकट्ठा रहता है और धीरे धीरे ये पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है, जो कि भूजल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरे वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि एक मकान बना हुआ है, छत पे पानी गिर रहा है और ये पानी जो है एक मोटे पाइप की सहायता से एक कंटेनर यानी एक बड़ी सी टंकी में इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और उसका उपयोग घर की साफ़ सफाई में कर सकते हैं, सिंचाई में कर सकते हैं, कपड़ा धोने में कर सकते हैं, इन सब कामों में कर सकते हैं, बर्तन धोने में भी कर सकते हैं। छत साफ रहती है क्योंकि इसमें टीना दिखाया गया है, वो ढाल वाली स्लोप वाली छत दिखाई गई है। तो अब इसके बाद दिया गया है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ऊपर ये चित्र दिया गया है उसके विषय में हमने यहाँ पे लिखा है कि ऊपर दिए गए चित्र में बारिश का पानी मोटी पाइप के द्वारा जमीन पर गिराया जा रहा है, जो धीरे धीरे जमीन अवशोषित कर लेती है। इससे भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है, यानी भूमिगत जो जल स्तर है वो हमारा मेंटेन रहता है। अब दूसरे वाले चित्र में क्या दिया गया है, दूसरे वाले चित्र में बताया गया है कि ऊपर दिए गए चित्र में बरसात के पानी को एक मोटी पाइप की सहायता से एक बड़ी टंकी में इकट्ठा किया जा रहा है, जो पौधों की सिंचाई व घर की साफ सफाई में काम में लाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाते थे। तो इसका उत्तर है कि तालाब, पोखर, जलाशय व झीलों का निर्माण किया जाता था। प्राचीन काल में जो जल संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते थे, तो उसमें तालाब खुदवाना, पोखर
और जलाशय आदि और झीलों का निर्माण करवाया जाता था। तो इस तरह से पानी का संरक्षण किया जाता था पुराने समय में भी। और अब जो है पानी के जल स्तर के कम होने का कारण यही है कि ये सब चीज़ें अब लगभग नहीं रह गई हैं, न तालाब रह गया, न पोखर रह गया, न जलाशय रह गया है। तो अब आज हमारा यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।